हेलो दोस्तों, सचिन कॉम्पिटिटिव एनसीईआरटी क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा की यहाँ जीके और जीएस की तैयारी कराई जाएगी, जो एक सीरीज़ यानी क्रमबद्ध रूप में वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके और अपनी एग्ज़ाम की यानी प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक बेहतर ढंग से आप तैयारी कर सके। तो चलिए, आज का हम लोग जो चैप्टर है हम लोग एनसीईआरटी का निचोड़ यानी वन लाइनर के रूप में यहाँ हम देखेंगे, जो आपको एक अच्छा खासा बेस मजबूत हो जाएगी और आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी एक बेस के साथ साथ एडवांस लेवल तक जाती है, यानी जीरो से लेकर आपको शीर्ष तक पहुँचाती है। तो चलिए, आज हम लोग इतिहास के से चालू करते हैं, यानी 6 क्लास से हम चालू करेंगे और 12 क्लास तक का हम जो है एनसीईआरटी वन लाइनर रूप में लाने का प्रयास करेंगे। तो आज का पहला हमारा चैप्टर है, आप लोग जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री है और यहाँ है कब, क्या, कब और कैसे। तो चलिए, आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि गेहूँ और जौ की फसलें के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। दूसरा है कि इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ी थी। तो यह स्टेटमेंट एक ही सही है, यानी कह रहा है कि मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना होती है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जब बस जाता है, फल फूल जाता है, तो सर्वप्रथम यहाँ मनुष्य के द्वारा गेहूँ और जौ का ही उत्पादन शुरुआत किया गया। यही स्टेटमेंट सही है। दूसरा है गेहूं और जौ उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से। तो गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं मेहरगढ़ से मिले हैं। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाए जाने की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोहड़ा देव से। तो याद रखिएगा कि गेहूँ और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से मिले हैं, जबकि नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने की जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मिले आपको लोहड़ा देव से मिला है। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो ये मगध के नाम से जाना जाता था। हम लोग जानते हैं कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन्हीं महाजनपदों में एक था मगध। ये सोन और गंगा नदी के बीच का इलाका हुआ करता था। तो मगध प्राचीन काल में सबसे संपन्न महाजनपदों में से एक हुआ करता था और मगध की प्राचीनतम राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। बाद में पाटलिपुत्र भी बना। मेहरगढ़, आगे देखते हैं क्वेश्चन कि मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रा के निकट स्थित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यानी बोलन दर्रा। यानी मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रा के निकट स्थित है, बोलन दर्रा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का स्थापना होती है। मगध साम्राज्य कहा है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार। यानी मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग वेद में मिलता है। कहा कि भारत नाम का जो प्रयोग है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के रूप में किया जाता था। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग वेद में मिलता है। ऋग वेद में मिलता है। हम जानते हैं कि 4 वेद हैं, वेदों की संख्या 4 है। ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद और सबसे बाद का जो वेद है वो है आपको अथर्ववेद है। आगे देखते हैं कि ऋग वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग कितनी वर्ष पुरानी है, तो ऋग वेद जो है संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया, तो यूनानी और अरामाइक। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया था, तो यूनानी में और अरामाइक में लिखा गया था। हुंसी और कर्नूल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित पुरास्थल में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल है, यानी कहा है कि ये स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें नवपाषाणिक पुरास्थल कौन कौन है। तो हम देखेंगे मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़, कोहलडीहवा
और दाऊजली हेल्डिंग, ये सभी जो है आपको नवपाषाणिक पुरास्थल है। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं? तो कर्नूल की गुफा से राख के साक्ष्य मिले हैं। तो राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कर्नूल की गुफा से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो ये भीमबेटका, और भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेट के खाद्य संग्रह होने का प्रमाण नहीं मिला? तो चिरांद से जो है आखेट के जो है संग्राहक होने का प्रमाण नहीं मिलता है। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो 8000 वर्ष पूर्व जो है कृषि का विकास माना जाता है। अगर कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो 8000 वर्ष पूर्व। आखेट का अर्थ होता है शिकारी, यानी आखेट का अर्थ क्या होता है? शिकार करना, यानी आखेट मतलब शिकार करना ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? तो ये किया जाता था उत्तर पश्चिम में, यानी उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पुराने खोजे गए हैं? तो 4700 वर्ष पुराने खोजे गए हैं। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पुराने खोजे गए हैं? 4700 वर्ष, और पहला शहर था हड़प्पा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था, और ये रावी नदी के तट पर हड़प्पा था, और अभी वर्तमान में पाकिस्तान का इलाका हो गया है। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? इंडस, यानी सिंधु नदी के नाम पर जो है इंडिया शब्द निकला है। प्रायः पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती थी? मंदिर और बिहारों में पांडुलिपि रखा जाता था। पांडुलिपियाँ किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? तो भोज नामक पेड़ होता था, उसके छाल से जो है पांडुलिपि तैयार की जाती थी। उस समय साक्ष्य के रूप में पांडुलिपि में लिख के रखा जाता था। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? तो कुत्ता को। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास का अध्याय 2। एनसीईआरटी 6 क्लास का यानी इतिहास है, और ये दूसरा चैप्टर है आरंभिक मानव की खोज। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मेहरगढ़ से मिला है, यानी मेहरगढ़ से चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। पांडुलिपियाँ अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो स्रोत का प्रयोग करते हैं। किसका? स्रोत का। करा कि पांडुलिपियाँ अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? स्रोत। अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इतिहासकार। अतीत के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसे इतिहासकार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता था? तो भीमबेटका, और भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। तो पुरास्थल जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता था वो है भीमबेटका। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मध्यपाषाण काल। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? मध्यपाषाण काल कहते हैं। मध्यपाषाण काल में औजार को क्या कहते थे? तो यह माइक्रोलिथ, यानी मध्यपाषाण काल में औजार को क्या कहते थे? माइक्रोलिथ कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो बुर्जहोम, जो बुर्जहोम नवपाषाणिक स्थल है ये कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल बिहार में स्थित है? तो चिरांद, ये नवपाषाण स्थल है और ये बिहार में स्थित है। मध्यपाषाण काल का समय क्या है? तो 1200 से लेके 10,000 जो है मध्यपाषाण काल का समय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल जो है असम में स्थित है? तो दाओजली हेल्डिंग ये नवपाषाणिक स्थल है और ये असम राज्य में स्थित है। वह व्यक्ति जो उपमहाद्वीप के 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक कहते हैं। वह व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? तो आखेटक खाद्य संग्रह कहते हैं। गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता था? गर्तवास। क्या बोलते थे? गर्तवास। गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहते थे? गर्तवास। आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो कहते हैं पुरापाषाण काल। आरंभिक काल को क्या कहते हैं?
पुरा पाषाण काल कहते हैं। पुरा पाषाण काल का समय माना जाता है 20 लाख से 12,000 लाख तक माना जाता है आरंभिक काल को। कहा कि नव पाषाण युग का आरंभ कब हुआ, तो 10,000 साल पहले हुआ। नव पाषाण युग का आरंभ कब हुआ, तो 10,000 साल पहले हुआ। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई, तो पुरा पाषाण काल में। कहा कि मानव इतिहास का लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई, तो पुरा पाषाण काल में। आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते थे, लकड़ी के, पत्थर के और हंडिया के। तो आरंभिक मानव के जो औजार बनते थे लकड़ी के बनते थे, पत्थर के बनते थे और हड्डियाँ के बनते थे। आखेटक यानी खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण जो मिले हैं लाल त्रिकोण वाले स्थान से। किससे, लाल त्रिकोण वाले स्थान से। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ, तो 8,000 साल पहले मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ होता है। किस स्थल से विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है जिसमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियां की हड्डियां मिली है, तो मेहरगढ़ से मिला है। कहा कि किस स्थल से विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है, जैसे कि हिरण, सुअर जैसी जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियां की हड्डियां मिली है, तो मेहरगढ़। जोडाइट यानी कहा कि जोडाइट पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह दार्जिलिंग हैंडलिंग से। और दार्जिलिंग हैंडलिंग नवपाषाणिक पुरास्थल है और किस राज्य का है, तो ये असम का है। ठीक है, कहाँ का है, तो असम का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुरास्थल कोहलडीहवा कहाँ स्थित है। तो पुरास्थल कोहलडीहवा जो है आपको कहाँ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, पुरा पाषाण काल से। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो पुरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग के होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आपका अगला अध्याय है अध्याय 3, यानी हम लोग एनसीईआरटी सीरीज देख रहे हैं। जो एनसीईआरटी का वन लाइनर निचोड़ है, जो एनसीईआरटी का देख रहे हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास का 3 नंबर क्वेश्चन है, चैप्टर हो गया आपका आरंभिक नगर। 2 चैप्टर हम ऊपर देख चुके हैं, तीसरा चैप्टर है आरंभिक नगर। चलिए इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। अध्याय 3 का आरंभिक नगर का चैप्टर हम देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा था, तो हड़प्पा था। यानी आपसे क्वेश्चन ऐसे होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन था, तो वो था हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था और ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा स्थल का वर्तमान में कहाँ स्थिति है, तो पाकिस्तान का मोंटोगमरी जिला। जब हम जैसे जैसे आगे की क्लास को हम देखेंगे 7, 8, 9 का, तो हम देखेंगे कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, किस व्यक्ति ने किया था। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम वहाँ डिटेल्स से चर्चा करेंगे। आपके जो चैप्टर है 6 क्लास में उतनी डिटेल्स नहीं है, यानी जो बेस क्वेश्चन है वही हम देखेंगे, अधिक क्वेश्चन के डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए हड़प्पा स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है, पाकिस्तान का मोंटोगमरी जिला। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल में एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की बनी मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की बनी मूर्ति प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से। याद रखेगा कि सूती कपड़े के टुकड़े के जो अवशेष है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो बोल सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, वह है गुजरात में। कहाँ स्थित, गुजरात में। तो हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर था धौलावीरा। ये किस राज्य में स्थित है वर्तमान में, तो ये आपको गुजरात में स्थित है। हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में विभक्त है, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन है, तो धौलावीरा। यानी हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में विभक्त है, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर कौन सा है, वह है धौलावीरा। और धौलावीरा वर्तमान में गुजरात राज्य में पाया जाता है, यहीं मिलता है। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था, ये गलत है। लोथल यानी भगोवा नदी के तट पर था। ठीक है ना, भोगवा नदी के तट पर लोथल था। ठीक है, और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह नगर था और ये वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है।
किस स्थल पर जल निकास प्रणाली का अभाव था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बनवाली, यहाँ क्या था? जल निकास प्रणाली का अभाव था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मिट्टी का बना हुआ हल मिला है? तो बनवाली से मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मिट्टी का बना हुआ हल मिला है? बनवाली से मिला है। ठीक है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का। ठीक है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग। निम्नलिखित नदियों के हिसाब से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रंगपुर यानी घग्घर, ये गलत है। ठीक है, कि निम्नलिखित से किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा से जोते हुए खेत के निशान मिले हैं। सिंधु सभ्यता के पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे कौन स्थित था? तो ये था आलमगीरपुर। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी नगर था हिंडन नदी के तट पर कौन था? वो था आपको आलमगीरपुर। आलमगीरपुर वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो आलमगीरपुर जो वर्तमान में है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आलमगीरपुर? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कहा कि सिंधु सभ्यता के उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट कौन सा है? तो है मांदा। तो क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पूर्वी नगर जो हिंडन नदी के तट पर है तो वह आलमगीरपुर में है। उत्तरी नगर जो चिनाब नदी के तट पर है कहाँ है? तो मांदा है और जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अब आता है कि मनके बनाने के कारखाना और गुड़िया बनाने के कारखाना कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चुहंदरों से। यानी मनके और कारखाना, मनके बनाने के कारखाना और गुड़िया बनाने के कारखाना चुहंदरों से मिला है। पशुपति शिव की मोहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में है? तो यह आपको मोहनजोदड़ो में स्थित है। सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा ये किस नदी के किनारे है? तो धौलावीरा ये लूनी नदी के तट पर और गुजरात राज्य में पाया जाता है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है राखीगढ़ी, ये किस राज्य में स्थित है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है राखीगढ़ी, किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। लोथल का उत्खनन किनके द्वारा करवाया गया था? तो ये था रंगनाथ राव। लोथल का उत्खनन किनके द्वारा कराया गया? तो रंगनाथ राव के द्वारा कराया गया। हड़प्पा स्थल ऊपर भी देखे हैं कि हड़प्पा स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है हड़प्पा स्थल। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये सिंध प्रांत का लकराना जिला पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो हड़प्पा ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला और मोहनजोदारो यानी सिंध प्रांत का लकराना जिला। हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान स्थिति क्या है? तो ये गुजरात का अहमदाबाद जिला में है रंगपुर। हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर वर्तमान स्थिति क्या है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में आलमगीरपुर है। ठीक है, सुतका गेंडोर कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के मकरान के समुद्र के किनारे है सुतका गेंडोर। तो सुतका गेंडोर कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के मकरान में समुद्र के किनारे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है कि निम्न में से किस स्थल में विशाल स्नानागार सेगा सभ्यता का अद्भुत निर्माण है? तो ये आपको मोहनजोदड़ो में है। कहाँ है? मोहनजोदड़ो। कड़ा है कि नदियों के हिसाब से कौन सुमेलित नहीं है? तो लोथल यानी भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो लोथल भोगवा नदी के तट पर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट, सुतका दशक नदी के तट पर, इन सभी सुमेलित है। निम्न से किस स्थल में विशाल स्नानागार सेगा सभ्यता का अद्भुत निर्माण था? तो मोहनजोदड़ो। सेगप सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। कालीबंगा और लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी? तो कपास की। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती होता था, यानी कपास की खेती सर्वप्रथम भारत में भी होती थी। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। कपड़े के टुकड़े अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुल अन्य तांबे वस्तुएं चिपके हुए किस जगह से मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के किस राज्य से करते थे? तो राजस्थान से करते थे और आज भी राजस्थान का क्षेत्रीय जिला तांबा के लिए फेमस है। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे कौन सा नगर बसा था? वो था धौलावीरा। तो कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे कौन सा नगर बसा था? वो था धौलावीरा। किस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे? धौलावीरा में खुला मैदान था और सार्वजनिक आयोजन किया जाता था। हड़प्पा के लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे? तो ईरान से, अफगानिस्तान से करते थे। हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करता था? तो कर्नाटक से करता था। तो हड़प्पा के लोग जो तांबे का आयात करता था वो आपको राजस्थान से। खादिर बेत के किनारे जो कच्छ के इलाके में धौलावीरा था
और एक खुला मैदान जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ करता था वो कहाँ था, धौलावीरा, जो गुजरात में है। हड़प्पा के लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे, तो ईरान से और अफगानिस्तान से करता था, जबकि हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे, तो कर्नाटक से करता था। ठीक है, अगला आपका देखते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास का 4 है अध्याय, ये 4 है। ठीक है, अध्याय क्या है, 4 है। क्या बताती है हमें किताबें और कब्र, बोल रहा है। देखते हैं कि किताबें और कब्र जो है हमें क्या बताती है। अध्याय 4 देखते हैं इतिहास का। कहा कि वेद संख्या में 4 है। इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऋग वेद है। हम आपको बताए थे ऊपर कि वेदों की संख्या 4 है, उसमें है ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है आपको ऋग वेद और सबसे अंतिम वेद जो है आपको कौन है, वह अथर्ववेद। कहा कि निम्नलिखित में से, कहा कि ऋग वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है, तो किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है, तो यह आपको, और तो ध्यान ऑप्शन देखते हैं, ऋग्वेद, सिंधु, गंगा, यमुना और व्यास। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुने। तो सबसे कम उपयोग हुआ है गंगा का और यमुना का। तो कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्न से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है, तो गंगा का हुआ है और यमुना का हुआ है। ठीक है, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्प में से क्या कहते थे, तो दस्यु कहते थे। आर्य लोग अपने विरोधी को दस्यु कहते थे। ऋग वैदिक संस्कृति की आरंभिक कृति जो लगभग कितना वर्ष पुरानी है, तो 3500 वर्ष पुरानी है। ऋग वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है, यानी ऋग वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग कितना वर्ष पुरानी है, तो 3500 वर्ष पुरानी है। किस वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है, तो ऋग वेद में। युद्ध का देवता माना जाता था किसे, इंद्र को युद्ध का देवता मानते थे। किस देव में मवेशियों, बच्चे, खासकर पुत्रों तथा घोड़े की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, तो ऋग वेद में है। कि किस वेद में मवेशी, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, तो ऋग वेद। विष और जन के नाम किस वेद में मिलता है, तो ऋग वेद में। विष और जन के नाम किस वेद में मिलता है, तो ऋग वेद में मिलता है। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 7200 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है, तो घोर नदी के तट पर। ठीक है, कहा कि इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 7200 वर्ष पुराने पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह घोर नदी के तट पर है। ऋग वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे, तो आर्य कहलाते थे। इन ऋग वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे, आर्य कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक राजा के धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था, पुरोहित करता था। ठीक है, कौन करता था, पुरोहित। ठीक है, कहा कि वैदिक राजा के धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था, तो पुरोहित। ऋग वेद की भाषा कहलाती है, तो वैदिक सांस्कृतिक। ऋग वेद की भाषा कहलाती है वैदिक सांस्कृतिक। निम्न से कौन सा शब्द ऋग वेद में मिलता है, तो ऋग वेद में पुरुजनयाभिष, भरतजनयाभिष, युद्धजनयाभिष, तो ये सभी जो वर्ड है यानी शब्द है ऋग वेद में मिलते हैं। पुरुजनयाभिष, भरतजनयाभिष, यदुजनयाभिष मिलता है। ऋग वेद में किस ऋषि के सतलुज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है, तो विश्वामित्र। ऋग वेद में किस ऋषि के सतलुज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है, तो वह विश्वामित्र। ऋग वेद में किन दो नदियों को देवियों के रूप में पूजित के बीच संवाद प्रस्तुत किया गया, तो सतलुज और व्यास। ऋग वेद में किन दो समूह का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया, पुरोहित और राजा। पुरोहित और राजा का जो वर्गीकरण है ऋग वेद में काम के आधार पर किया गया था। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब प्रारंभ हुई, तो ये 3000 साल पहले हुई थी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे हम मध्यपाषाण काल कहते हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, मध्यपाषाण काल कहते हैं। मध्यपाषाण काल में औजार को क्या कहते थे, माइक्रोलिथ। मध्यपाषाण काल के औजार को क्या कहते थे, माइक्रोलिथ। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो बुर्जहोम, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है, जिसमें हिरण, सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां मिली है, तो मेहरगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जोराइट पत्थर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, दार्जिलिंग हैंडिंग से।
पुरास्थल कोहलडीहवा ये कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कोहलडीहवा है। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पूरा पाषाण काल से हुए हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं तो घबराना नहीं है, रिपीट होता है तो याद रखिएगा, याद ही होता है आपके लिए बेहतर ही है। चलिए अब हम देखते हैं अध्याय 5 एनसीईआरटी इतिहास का अध्याय 5 देखते हैं। राज राजा और एक प्राचीन गणराज। राज और राजा एक प्राचीन गणराज एनसीईआरटी क्लास 6 का इतिहास है और ये अध्याय 5 है। ठीक है, क्या है? अध्याय 5 है। चलिए हम देखते हैं। अगला हम देखते हैं कि वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुरोहितों का प्रभाव सीमित था। तो हम देखते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन है कि वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी। तो सही बात है, सभी के द्वारा नहीं किया गया था। दूसरा है कि उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। तो दोनों सही है। आगे देखते हैं कि प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कि प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी किस स्थान पर पड़ता है? तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश। मगध का शासक नहीं था। तो प्रेस्यजनित जो था मगध का शासक नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा। तो राजगृह गिरिब्रज मगध की प्रारंभिक राजधानी रहा, पाटलिपुत्र भी रहा, जबकि श्रावस्ती ये मगध का राजधानी नहीं रहा। ठीक है, तो मगध की राजधानी यानी राजगृह गिरिब्रज रहा था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था, जबकि इसका आधुनिक नाम पटना सिरसासूरी 1541 में करता है। लेकिन प्रथम साम्राज्य जिन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में बनाया वो था चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। अब आते हैं कि अजातशत्रु किस राज के नरेश प्रेस्यजनित से युद्ध हुआ। यानी अजातशत्रु को किस राज के नरेश प्रेस्यजनित से युद्ध हुआ, जिसमें प्रेस्यजनित की पराजय हुई और बाद में दोनों समझौता हो गया दोनों के बीच। तो ये था कौशल से। तो प्रेस्यजनित का संबंध जो है कौशल राज से था। निम्नलिखित में से किस शासक के समय राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो अज्ञात शत्रु के शासनकाल में। याद रखिएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में। किस शासक के समय राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो यह था अजातशत्रु के समय में। देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और उसी मृत्यु के बाद जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है आपको गिरिब्रज राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया। तो याद रखिएगा, गिरिब्रज राजगिरी में किया गया, सप्तपर्णी गुफा में किया गया। इसकी जो शासक से उस समय वो था अजातशत्रु। ठीक है, अब आते हैं अध्यक्ष था महाकश्यप। निम्नलिखित में से किस एक शासक के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का पूरा भूभाग सम्मिलित था। तो शिशुनाग के समय में। निम्नलिखित में से किस शासक के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। शिशुनाग। किस शासक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। कलाशोक के शासनकाल में। और सावा कमीर जो इसके अध्यक्ष थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन था। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग था। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्व क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया। तो महापद नंद को, और ये नंद वंश के संस्थापक था। तक्षशिला का आचार्य चाणक्य को निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने दरबार में अपमानित किया। तो धनानंद, और ये नंद वंश के अंतिम शासक हुआ। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो था अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। तो अवंतिका था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो हर्यक वंश। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने हकमनी वंश की स्थापना की तथा जिसने भारत पर आक्रमण का असफल प्रयास किया। तो था साइरस द्वितीय। कौन था। साइरस द्वितीय। निम्नलिखित में से किस शासक ने हकमनी वंश की स्थापना की तथा जिसने भारत पर आक्रमण का असफल प्रयास किया। था साइरस द्वितीय। मगध के निकट बज्जी राज था। बज्जी राज की राजधानी कौन सी थी। तो वैशाली। तो बज्जी राज की राजधानी वैशाली था। गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की। तो गुप्त वंश। यानी गणों और संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त किया। तो गुप्त वंश। दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है। तो एक बौद्ध ग्रंथ है। दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है। बौद्ध ग्रंथ।
अजातशत्रु बज्जी पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम क्या था? तो था वस्कार। कौन था? वस्कार था। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम हैं? तो विनय पिटक में संघ जीवन के नियम हैं। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संस्कृति का सभा आयोजन किया? तो कलाशोक। और ये कहाँ क्या था? तो वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संस्कृति का आयोजन वैशाली में होता है, ठीक है, याद रखिएगा, वैशाली में हुआ था। अगला आप देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का इतिहास, अध्याय ये 6 है। अध्याय क्या है? 6 है। नए प्रश्न नए विचार, नए प्रश्न और नए विचार की बात हो रहा है। चलिए अध्याय 6 का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना के स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया? तो सारनाथ में किया गया। कि बुद्ध ने यानी बुद्ध के पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना के स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया? तो सारनाथ। और इसे कहते हैं प्रथम प्रवचन जो दिया था सारनाथ में, उपदेश दिया था, इसे कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और सर्वाधिक श्रावस्ती में दिए थे। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो बौद्ध अनुयायी के द्वारा। यानी जातक जो है बुद्धों के पुण्य जन्म की कहानी से वर्णित है और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा किया गया था। आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग जिस प्रक्रिया द्वारा राजा बने वो थे बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके। यानी आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग जिस प्रक्रिया के द्वारा राजा बने वो थे बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके। वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था? तो ब्राह्मण को। कहा कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था? ब्राह्मण। महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था? फसलों पर लगाया गया कर सबसे महत्वपूर्ण था। महाजनपदों का जो उदय होती है लगभग 2500 साल पहले। महाजनपदों का जो उदय होता है 2500 साल पहले। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वो था गिरिवर्ज राजगिरी। अजातशत्रु एक शक्तिशाली शासक था मगध का और ये हर्यक वंश से संबंधित था। सिकंदर कहाँ का राजा था? तो सिकंदर मैसेडोनिया का राजा था। सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था। राजगिरी के बाद मगध की राजधानी जो बनी वो पाटलिपुत्र बना था। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? तो वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया लगभग 2300 साल पहले। 2300 साल पहले सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के पिता सुधोधन कहाँ के गणराज थे? तो कपिल वस्तु के शाक। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। सारनाथ का स्तूप प्रतीक है महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का। सारनाथ का स्तूप प्रतीक है महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले एक महान विद्वान थे पाणिनि। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले एक महान विद्वान थे पाणिनि। गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो ये 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म होता है। बुद्ध किस वर्ण के थे? तो बुद्ध जो था क्षत्रिय वर्ण का था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हो जाती है। महावीर ने कितने वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्यागा था? तो 30 वर्ष। महावीर ने कितने वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया? तो 30 वर्ष। बुद्ध अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी? तो प्राकृत लोगों में दी। और प्राकृत उस समय जनमानस की भाषा थी, यानी अधिक से अधिक व्यक्ति जो सुन सकता था यानी समझ सकता था, प्राकृत समझता था। सत्यकाम जवाल का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो उसकी दासी माँ के नाम पर। कहा कि सत्यकाम जवाल का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो उसकी दासी माँ के नाम पर। महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो ये पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु किस जनपद के राजा सुस्तुपाल के यहाँ हुआ? तो मल्ल राजा के सुस्तुपाल के यहाँ हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो प्राकृत भाषा में दिया था। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम हैं? तो विनय पिटक में नियम है। 9 से नियम और 9 से यानी विनय पिटक। ठीक है, कहा कि किस पिटक में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों रहने की अलग अलग व्यवस्था थी? विनय पिटक में। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी? तो मथुरा कला में बुद्ध की प्रथम मूर्ति बना था। आप देख लेते हैं अध्याय 6 यानी एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास, और अध्याय 6 है राज्य से साम्राज्य तक, यानी राज्य से साम्राज्य। राज्य से साम्राज्य। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना दादा
चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग कितने साल पहले की थी, तो 2300 साल पहले किया था। और अशोक जो है मौर्य वंश यानी मौर्य वंश से संबंधित था। तो याद रखिएगा कि अशोक यानी मौर्य वंश पर जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग कितने साल पहले की, तो 2300 साल पहले। मेगास्थनीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। याद रखिएगा कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की व्याख्या किया था। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें कितने बुर्ज और कितने द्वार था? तो 570 बुर्ज और 64 द्वार था। याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें कितने बुर्ज और कितने द्वार थे? तो 570 बुर्ज और 64 द्वार था। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? तो अशोक। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुए? तो अशोक। भारत का पहला शासक कौन था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया? तो था अशोक। कि भारत का पहला शासक कौन था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया? अशोक। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी यानी प्राकृत। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। अशोक के शिलालेख स्तंभ लेख गुहा लेख की लिपि थी ब्राह्मणी। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी? तो था पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा किया गया था। किसका? पशु बलि की निंदा किया गया था। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक के किस अभिलेख में मनुष्य तथा पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है? दूसरा में। क्वेश्चन कि अशोक के किस अभिलेख में मनुष्य तथा पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? दूसरा अभिलेख में। खलाटक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि खलाटक किसका प्रधानमंत्री था? तो बिंदुसार का। खलाटक जो है किसका प्रधानमंत्री था? बिंदुसार का था। किस शिलालेख में भैरीघोष की जगह धर्मघोष की घोषणा की गई? तो चौथा शिलालेख। अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो प्राची प्रांत का। अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो प्राची। के कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो है अर्थशास्त्र और ये राजनीतिक पर आधारित है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही क्रम कौन सा है? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, फिर बिंदुसार और फिर अशोक। मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो याद रखिए कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? पाटलिपुत्र। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो धम्म महामात कहते थे। धम्म महामात कहते थे। क्या कहते थे? धम्म महामात कहा जाता था। चलिए, अभी रात के 12 बज रहे हैं और आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इसीलिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगेगा। और आपके लाइक सब्सक्राइब से हम बहुत बड़े आदमी भी नहीं बनेंगे, क्योंकि हमको एक मोटिव मिलेगा। इसीलिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें पसंद आए तो, और इसी तरह के वीडियो आपको हर सब्जेक्ट का मिलेगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि में उत्पन्न हुई? तो था वो ब्राह्मणी लिपि में था। किस में था? ब्राह्मणी लिपि में। कलिंग किस राज्य में है? तो कलिंग, कराए कि कलिंग जो है, कलिंग ये किस राज्य में है? तो याद रखिएगा कि कलिंग किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। कलिंग जो उड़ीसा में है। अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था? तो 8 वर्ष बाद जो है, और 261 BC यानी ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध होता है। तो याद रखिएगा कि कलिंग किस राज्य में? तो उड़ीसा में है। अशोक के राजा बनने के बाद कितने वर्ष बाद जो है कलिंग का युद्ध हुआ? तो 8 वर्ष बाद। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो रजुक बोलते थे। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो रजुक। किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो था महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश जो है सम्राट को प्रभावित किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त की किस शासक ने मौर्य शासन की स्थापना में सहायता की?
कौटिल्य। चंद्रगुप्त को शासक बनने में कौन जो है स्थापना में सहायता किया था, तो कौटिल्य किया था। इसी का नाम था विष्णुगुप्त। तो याद रखिएगा, विष्णुगुप्त इसी का नाम था, विष्णुगुप्त इसी का नाम था। चाणक्य इन्हीं का नाम था, चाणक्य इन्हीं का नाम था। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जो किस पर आधारित था, तो ये था आपको राजनीतिक पर आधारित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अध्याय आपका 7 यानी एनसीईआरटी क्लास 6 का इतिहास क्या में है। तो इतिहास आपका जो है ये आपको 7 है, गांव, शहर और व्यापार। अध्याय 7 है गांव, शहर और व्यापार। आगे देखते हैं कि संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो तमिल से था। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता था, तो तमिल से रखता था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही, तो मथुरा जो है कुषाण की राजधानी रहा था। अरिका मेडु नामक प्राचीन निम्नलिखित में से किस कहाँ स्थित है, तो पुडुचेरी में स्थित है। अराकमेंडू नामक प्राचीन स्थल जो था निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखता था, तो ये आपको पुडुचेरी में है। प्रारंभ में तमिल भाषा की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग होता था, तो तमिल भाषा में किस लिपि का यूज होता था, तो ब्राह्मणी लिपि का होता था। दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था, तो पोडुका। तो पोडुका प्राचीन काल में किसका नाम था, तो वो था अरिकामेडु का। अरिकामेडु का प्राचीन नाम था पोडुका, जो दक्षिण भारत में बोलते थे। लगभग 2000 साल पहले मथुरा किस वंश की दूसरी राजधानी बनी, तो मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। मथुरा जो है कुषाणों की क्या थी, दूसरी राजधानी थी। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, तो 3000 वर्ष पूर्व जो है लोहे का उपयोग हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप के तमिल क्षेत्र के अधिकांश गांवों में 2300 वर्ष पूर्व पूरे भूस्वामियों को क्या कहा जाता था, बेल्लाह कहते थे, बड़े भूस्वामी को। भारतीय उपमहाद्वीप के तमिल क्षेत्र के अधिकांश गांव में 2300 वर्ष पूर्व यानी बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे, बेल्लाल कहा जाता था। तो याद रखिएगा कि तमिल के क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे, इसे बेल्लाल कहा जाता था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेल्लाल कहा जाता था। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था, तो ये ग्राम भोजक कहलाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था, ग्राम भोजक कहलाता था। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र किसान भी होते थे। निम्न में से क्या कहते थे, इसे गृहपति कहा जाता था। तो इसे क्या कहते थे, गृहपति कहा जाता था। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र किसान भी होते थे, इन्हें निम्न में से क्या कहते थे, गृहपति कहते थे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बेरीगाजा पतन का विवरण दिया गया, तो एक यूनानी नाविक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा जो है बेरीगाजा पतन यानी बंदरगाह का विवरण दिया गया, तो एक यूनानी नाविक के द्वारा। आहत सिक्के के निर्माण में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग होता था, तो आहत का जो सिक्का था वो किससे बनता था, तो चांदी या तांबे से, दोनों से बनाया जाता था आहत सिक्के। ठीक है, अराकमेडु निम्न में से कहाँ स्थित था, तो पुडुचेरी में। अराकमेडु जो है पुडुचेरी में स्थित था। अराकमेडु से एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर किस नाम से जानते हैं, तो एरेटाइन के नाम से जानते हैं, एरेटाइन के नाम से। अराकमेडु का रोमन नाम क्या था, पेडुका। याद रखिएगा कि रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, 1-2 क्वेश्चन, तो आप इसके लिए घबराइए नहीं, आपको और अच्छी बात है, याद हो जाएगा। ठीक है, तो अराकमेडु का रोमन नाम क्या था, तो पेडुका। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया किस शिलालेख में, तो 14वें शिलालेख में। कहा कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया किस शिलालेख में, 14वें शिलालेख में। खरोष्ठी लिपि जो लिखी जाती थी दाएं से बाएं ओर, तो याद रखिए कि खरोष्ठी लिपि जो लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर, जो अभी उर्दू लिखा जाता है जैसे। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित हुई, इसकी खोज 1872 ईस्वी में किसने किया था, तो ये क्या था, कार्लाइल ने। यानी रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है, इसकी खोज 1872 में किसने किया था, तो ये क्या था, कार्लाइल ने किया था। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। लौरिया नंदगढ़
चंपारण बिहार में स्तंभ किसका चित्र बना हुआ है? तो मोर का है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भाबरू स्तंभ में जो है अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताता है। कड़ा है कि किस शिलालेख में भैरी घोष की जगह धर्मघोष की घोषणा की गई? तो चौथा शिलालेख। किस शिलालेख में भैरी घोष की जगह धर्मघोष की घोषणा की गई? चौथा शिलालेख। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारी जो कहलाते थे तीर्थ कहलाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारी जो कहलाते थे तीर्थ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तीर्थ कहलाते थे। ठीक है, क्या कहलाते थे? तीर्थ। अर्थशास्त्र में कुल कितने तीर्थ की चर्चा मिलती है जिनके लिए अधिकतर स्थानों पर मात्र शब्द मिलता है? तो 18। चंद्रगुप्त के शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को कितने प्रांत में विभाजित किया था? तो 4। तो चंद्रगुप्त के समय विशाल साम्राज्य 4 भागों में विभाजित था। अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता था शत्रु विनाशक, ये बिंदुसार। तो बिंदुसार को जो है अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। अब बात कर लेते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का इतिहास, नए साम्राज्य और राज्य की बात है। ये 8 नंबर चैप्टर हो गया। नए साम्राज्य और राज्य की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हरिसेन क्वेश्चन करा है कि हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। याद रखिएगा, हरिसेन जो है किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त के काल का सूचना प्रदान करता है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लेख। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के द्वारा जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया गया था। ठीक है, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते हैं। याद रखिए कि शक विजेता किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते हैं। कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो था हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। ठीक है, आगे देखते हैं कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका? तो पुलिकेशन द्वितीय ने। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम। चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये था ऐहोल। चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऐहोल। रविकीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? तो पुलिकेशन द्वितीय के दरबारी कवि था रविकीर्ति। रविकीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? पुलिकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं अपना नाम शिलादित्य रखा था? तो हर्षवर्धन का नाम जो था शिलादित्य था। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ बनाई? तो हर्षवर्धन जो राजधानी कन्नौज को बनाई थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो कन्नौज। यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? तो ह्वेनसांग को। करा कि यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा गया? तो ह्वेनसांग को। बाणभट्ट मयूर किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में। बाणभट्ट और मयूर जो है किसके दरबार में रहता था? तो हर्षवर्धन के दरबार में। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासक के समय भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। प्रयाग परिस्थिति अभिलेख के लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। गुप्त संवतः और शक संवतः के बीच कितना वर्ष का अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर ना। गुप्त संवतः और शक संवतः के बीच 135 वर्ष का अंतर होता है, गलत है। ठीक है, 135 वर्ष याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राज्य को प्राप्त किया? तो यह वैशाली को प्राप्त किया था। ठीक है, कहा कि लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर चंद्रगुप्त ने किस राज्य को प्राप्त किया? तो यह वैशाली को प्राप्त किया था। ठीक है, विवाह करके वैशाली को प्राप्त किया था। ठीक है, गुप्त वंश में कौन पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए? चंद्रगुप्त प्रथम चांदी के सिक्के चलाने वाले पहले व्यक्ति था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ जो 350 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा? समुद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त वन का उत्तराधिकारी था। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग
किसके दरबार के समय आया था? तो हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में। चालुक्य वंश बतापी का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलिकेशिन द्वितीय। कह रहा है कि चालुक्य वंश बतापी का सबसे प्रतापी राजा था पुलिकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि किसने धारण किया? पुलिकेशिन द्वितीय। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध था कवि था? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रसिद्ध कवि था। अब आते हैं 8 हम पढ़ लिए। अब है एनसीईआरटी क्लास इतिहास 6 का 9 है इमारतें, चित्र और किताबें। इमारतें, चित्र तथा किताबें। आगे निम्न में से व्यापारियों के संगठन को क्या नाम था? तो था नगरम। आपसे पूछ देगा ऐसे कि नगरम क्या था? प्राचीन काल में नगरम क्या होता था? तो व्यापारी के संगठन को नगरम कहते थे। ठीक है। किस देश के शासक ने अपनी बेटियों का विवाह समुद्रगुप्त से किया? तो श्रीलंका के शासक जो है अपनी बेटी का विवाह समुद्रगुप्त से किया था। शकों पर कड़ा है कि शकों पर विजय के उपरांत किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों पर विजय के उपरांत किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता था? तो सभा। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा कहलाता था। आर्यवर्त के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया? तो 9 शासकों को हराया था। दक्षिणावर्त के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया? तो 12 को हराया था। तो उत्तरावर्त यानी आर्यावर्त का 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया। इसीलिए B.S. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। लगभग 1500 वर्ष बने महरौली के लोह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी। यह अद्भुत लोह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। तो महरौली लोह जो है ये दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन पुराणों का संकलन संबंधित नहीं है? तो मंखक नहीं है। आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे संबंध था? तो इसका ज्योतिषी से था, खगोल से था और गणित से था। आर्यभट्टियम के लेखक था आर्यभट्ट, जिसका संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ज्योतिषी से, खगोल से और गणितज्ञ से। कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ सर्वप्रथम? तो ये चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? चाइना। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणी ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका? तो ये रोका था पुलिकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि शिल्पाधिकारम। कड़ाई के अगला क्वेश्चन शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? तो इल्गो। शिल्पाधिकारम के लेखक इल्गो है। किस स्तंभ लेख में राजा चंद का वर्णन है जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई? तो महरौली स्तंभ लेख। कड़ा की तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किसकी कहानी है? तो कन्नगी और कोवलम का है। स्तूप के चारों ओर किस नाम के पथ बिछाया गया? तो पछ प्रदक्षिणा। कुतुब मीनार के परिसर में खड़े लोह स्तंभ का वजन कितना है? 3 टन है। प्रदक्षिण पथ के चारों ओर लगी रेलिंग क्या कहलाती? तो वेदिका कहलाती है। रामायणकालीन कौशल राज्य की राजधानी कहाँ थी? अयोध्या। रामायणकालीन कौशल राज्य की राजधानी कहाँ थी? अयोध्या था। कुतुब मीनार के परिसर में खड़े लोह स्तंभ की जो ऊंचाई है 7.2 मीटर। कुतुब मीनार के परिसर में खड़े लोह स्तंभ की ऊंचाई 7.2 मीटर है। स्तूप के चारों बने वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। उसके बाद है कि सतानार ने जो रचना की थी मणि मेखले की। ठीक है। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी घूमने पर ही सूर्योदय और सूर्यास्त होती है। श्रुति संहिता में श्रुति ने वर्णन किया है किसका? शल्य चिकित्सा का। ठीक है। श्रुति संहिता में श्रुति ने जो विस्तृत वर्णन किया शल्य चिकित्सा का। पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने की थी? आर्यभट्ट। यानी पाई की गणना का मान सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। उसके बाद है कि वृत्त की परिधि को मापने की विधि किसने ढूंढ निकाली? आर्यभट्ट। वृत्त की परिधि को आर्यभट्ट ने किया था। तो चलिए आज आपका एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री पूरे ख़त्म हो गया। अब अगले हम क्लास 7 की हिस्ट्री को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको आने वाले सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से हेल्प मिले। और आपको हम ये वादा करते हैं कि आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन आप कोई भी मटेरियल कहीं से पढ़ते हैं लेकिन एनसीईआरटी को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए,
ताकि आपको एक बेस और बेस के साथ साथ एडवांस यानी जीरो से लेके हीरो तक की जो बात होती है एनसीईआरटी आपको बना देगी। एक बार एनसीईआरटी को पढ़ के तो देखिए, तब देखिएगा एग्ज़ाम देने में आपको कितना मज़ा आता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और हम एक सीरीज़ के रूप में आपको एनसीईआरटी के सभी वन लाइनर्स और थ्योरी को भी हम वन चैप्टर वाइज हम करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम अभी वन लाइनर करेंगे, फिर बाद में हम थ्योरी वाइज सभी सब्जेक्ट, अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि हमको थ्योरी वाइज पढ़ाइए तो हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।